वेलकम टू नॉन एंड साइंस। बच्चों तो आज का चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की तो बात हो चुकी है सर। हाँ बिल्कुल हो चुकी है बच्चों, बट आज देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 तो पूछता है। क्या पूछता है? व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या समझते हो आप इलेक्ट्रिक सर्किट से? बताओ क्या समझते हो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? पाथ मेड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये एक पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। और थोड़ी अच्छी सी डेफिनेशन को लिखना हो तो ये बोल सकते हैं, इट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। इट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि ये क्लोज्ड पाथ है, इसमें क्या है, देखो ये सेल लगा हुआ है और सेल के साथ में यहाँ पे बल्ब जुड़ा हुआ है। ये बल्ब है, ये बल्ब यहाँ से गया और यहाँ पे एक की लगी हुई है। जैसे ही की को ऑन करोगे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे लौट के वापस आ जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर। आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू वाई टी और आई की यूनिट होती है एम्पियर। दूसरी यूनिट में पूछ लूँ तो क्या बताओगे आप? तो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्यू वाई टी है, तो करंट को मेजर करते हैं किसमें? कूलाम, सॉरी चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम में, टाइम को सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो गई और दूसरी एम्पियर भी इसकी यूनिट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Q इक्वल टू होता है n इंटू ई। क्यू कितना है? 1 कूलाम। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। ई पे ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इतना होता है। तो यहाँ से यदि आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो आएगी 1.6 इंटू 10⁻19। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करते हो तो 6.25 इंटू 10⁻80। एक कूलम चार्ज पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एक कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताइए बच्चों। उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए अभी मैंने जो सर्किट बनाया था उसमें क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब पर किसकी वजह से आएगा? बताओ बताओ, किसकी वजह से आ रहा होगा? तो ये आ रहा है बैटरी की वजह से। तो बैटरी होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। जैसे कि ये ए और बी, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन कर रहा है? बैटरी होगी। जनरली बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बैटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक सेल, सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3, ये 3 सेल, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी सेल होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बैटरी को। यदि एक ऐसे करके बना हुआ है तो ये होगा सिर्फ सेल, इसको सेल बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। कोई 2 पॉइंट है, उनके बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो इसको डिफाइन करना वेरी इजी। डब्ल्यू क्यू का जो वी है उसका फॉर्मूला होता है W/Q। इसका मतलब एक यूनिट चार्ज को 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो इसका मतलब एक यूनिट चार्ज को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक ले जाने के लिए यदि 1 जूल वर्क किया गया है तो वहां पर पोटेंशियल वोल्ट है। क्योंकि ये वोल्टेज होता क्या है? किसी भी चार्ज को, जैसे कि क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसी को तो वोल्टेज बोलते हैं, उसी को तो वोल्टेज बोलते हैं। तो देखो अब यूनिट वोल्ट की बात करेंगे, मतलब 1 वोल्ट किसको बोलेंगे? तो यूनिट चार्ज को, क्योंकि जगह 1 आ जाएगा 1 कूलम, तो यूनिट चार्ज को पॉइंट नंबर 1 से, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वही पॉइंट नंबर 1 एंड 2 है। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए यदि वर्क किया जाए 1 जूल का, तब जो वोल्टेज उनके बीच में डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो किन की चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो R इक्वल टू होता है रो L/A। तो R किसकी चीज़ पे डिपेंड करता है? R डिपेंड करता है L पे। जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो R भी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जितना एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? यदि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। रो की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है जो कि अपोजिशन करती है करंट के फ्लो का, मतलब ये करंट के फ्लो का अपोजिशन करती है। तो R किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/A के, मतलब एरिया जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के। तो ऐसे करके R डिपेंड करता है इन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है बच्चों? क्या पूछता है? विल
करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर। अच्छा, करंट किससे इजीली फ्लो होगा, थिक वायर से या थिन वायर से। तो इजीली करंट को फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन है कि रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और मतलब थिक या थिन से क्या मतलब है, एरिया की बात आ रही है। तो यदि एरिया ज़्यादा होगा मतलब थिक वायर होगा, यदि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस होगा कम, और यदि रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट इजीली फ्लो हो पाएगा। करंट इजीली फ्लो हो पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को अपोज करता है वही तो रेजिस्टेंस होता है। तो करंट इजीली फ्लो हो पाएगा यदि रेजिस्टेंस कम हुआ तो। यदि एरिया कम हुआ, किसी वायर का एरिया कम हुआ, यानी कि थिन वायर है, थिन वायर अब थिक नहीं है, अब थिन वायर है। यदि थिन वायर होगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर, तो थिन वायर हुआ तो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा, और यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उस वायर से करंट कम फ्लो होगी, कम फ्लो होगी, ये वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, किसी सर्किट का इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट। तो आज की इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। और इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। तो आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है तो बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के, यानी कि आई प्रोपोर्शनल दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना। तो यदि ये पूछ रहे हैं कि यदि वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट कैसे, तो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा, वी प्रोपोर्शनल टू आई, यही तो ओम्स लॉ था, यही तो ओम्स लॉ था। इसका जो ग्राफ बनाते हैं वैसे बनाते हैं, वी और आई का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और वी और आई ग्राफ की जो स्लोप होती है यानी कि टेन थीटा की वैल्यू वो क्या देती है, वो देती है रेजिस्टेंस। क्योंकि v इक्वल टू आई आर हो गया ना, तो r इक्वल टू क्या हो गया, v/i का मतलब स्लोप भी तो हो गया, v और i ग्राफ का स्लोप होगा। यदि ये ग्राफ बीच किसके बीच में होता, i और v के बीच में ग्राफ होता, i और v के बीच में ग्राफ होता, तब ये ग्राफ क्या देता, तब ये ग्राफ देता 1/r, 1/r की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये ग्राफ तब। यदि ये ग्राफ होता i v के बीच में तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता r की वैल्यू को, r की वैल्यू को नहीं 1/r की वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are coil of electrical toaster and electrical iron made of alloy rather than a pure metal। यदि इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात करें या इलेक्ट्रिक आयन की बात करें तो ये अलॉय से, जो इनके वायर होते हैं वो अलॉय से क्यों बने होते हैं बजाय प्योर मेटल के। अलॉय से इसलिए बने होते हैं क्योंकि अलॉय जो होता है वो प्योर मेटल के कंपेरिजन में एक तो हाई रेजिस्टिविटी दिखाता है, हाई रेजिस्टिविटी दिखाएगा मतलब करंट को फ्लो होने में दिक्कत करेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप जानते हो फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यदि R ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, और अपन यही तो चाहते हैं, हीटिंग एलिमेंट में क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो एक तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है अलॉयज़ की एज़ कम्पेयर टू मेटल, इसलिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो अलॉयज़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल, मेटल के कंपेरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। यदि मेल्टिंग पॉइंट अलॉय का हाई होगा, यदि मेल्टिंग पॉइंट अलॉय का हाई होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जल्दी से, जैसे मेटल में क्या हुआ, मेटल में यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पिघल जाएंगे, जबकि अलॉयज़ का मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसीलिए ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, टन 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 टन, ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल oven connected to 220 volt line has a two resistance coil A and B, each of resistance 24 ohm। अच्छा, दो कॉयल हैं जिनका हर एक दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है, दूसरे का भी 24 ओम है, मतलब दोनों सेम ही। विच में भी यूज सेपरेटली, जिनको सेपरेटली यूज किया जा सकता है, या तो फिर सीरीज में लगाया जा सकता है या तो फिर पैरेलल में लगाया जा सकता है। व्हाट आर द करंट इन थ्री केस। तो पहले केस में देखते हैं कि जब इसको सेपरेटली यूज किया गया, मतलब सिर्फ 24 ओम को यूज किया गया था, ये 24 ओम है, इसको सिर्फ यूज किया जाए कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, तो इसमें से कितना करंट पास होगा। तो V इक्वल टू आई आर लगा दो, V इक्वल टू आई आर लगा दो, V कितना है 220, आई कितना है निकालना है, R कितना है 24, तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी 220/24, 20/24। तो वैल्यू निकाल सकते हो ना, वैल्यू निकाल ही सकते हो कि नहीं निकाल पाओगे, अब इनको सॉल्व तो कर ही सकते हो यार तुम, ये मैं नहीं बताऊँ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आपसे बोलता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है, ये बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलता है, दूसरा पार्ट ये बोलता है कि यदि 24 ओम और 24 ओम को सीरीज में जोड़ दिया जाए, यदि सीरीज में जोड़ दोगे 24 और 24 को, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 48, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं इनको, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो यहाँ से 24 प्लस 24 यानी कि 48।
वो बन जाएगा। तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट। V कितना है 220, I कितना है निकालना है, और R इक्वलेंट कितना है यहाँ पे 48। तो यहाँ से I की वैल्यू जो आएगी आप कैलकुलेट कर लेना। थर्ड केस क्या है कि जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, इनको ये 24 है और दूसरा भी 24, ऐसे पैरेलल में उनको जोड़ देंगे। पैरेलल में जोड़ा और बैटरी कितनी की 220, ठीक है। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, यदि पैरेलल में एक दूसरे को रिप्लेस करना हो तो इसका इक्विवेलेंट कितना आता है, यदि दोनों सेम है तो इक्विवेलेंट 24/2 हो जाएगा ना। यदि पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक आर है, दूसरा भी आर है, मतलब वैल्यू सेम है, थर्ड भी आर है, फोर्थ भी आर है, फिफ्थ भी आर है, ऐसे 5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है R/5 होगा। ऐसे 6 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं जिनका सेम रेजिस्टेंस तो R/6 होगा। यदि ऐसी n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल में तो उनका R/n रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट। तो इनका कितना हो जाएगा 24/2, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है तो इनको रिप्लेस कर सकते हैं 24/2 यानी कि 12 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। इसकी जगह पे 12 ओम का एक रजिस्टर लगा सकते हो। इक्विवेलेंट का तो यही मतलब होता है ना कि दोनों को एक से, तो यहाँ पे 24 की जगह 12 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर, V कितना है 220, I कितना है निकालना है, R कितना आएगा अपना, R आएगा यहाँ से 12, तो I की वैल्यू निकाल सकते हो। तो तीनों केस हो गए सॉल्व। बोलो दम दमादम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो 2 ओम के रजिस्टर द्वारा जो सर्किट अभी दिए गए हैं उनमें कितनी पावर यूज करी गई है देखते हैं। फर्स्ट सर्किट है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद इतने इतने, तो 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ओके। और ये दो रजिस्टर हैं, एक तो 1 ओम है और दूसरा 2 ओम है, दोनों लगे हुए हैं किसमें सीरीज में, ओके। तो आपको निकालनी है क्या पावर, क्या निकालनी है पावर, और किस पे निकालनी है पावर, इस पे निकालनी है 2 ओम पर, 2 ओम पर पावर निकालनी है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला देखो, पावर की कौन कौन सी फॉर्मूला होते हैं, ये I/R P इक्वल टू V²/R, ये दोनों फॉर्मूले आपने सुने ही होंगे, पावर बिल्कुल सुने होंगे। तो आप एक बार बताइए मुझे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसमें इस वाले सर्किट में जब सीरीज में कोई चीज़ें जुड़ी होती हैं तो उनमें करंट सेम होता है। इन दोनों को रिप्लेस करना हो 2 ओम और 1 ओम को, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना, तो 1 + 2 यानी कि 3 ओम। तो इन दोनों को हटा के 3 ओम का रजिस्टर लगा सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये 3 ओम का रजिस्टर लगा दिया, जो है 3 ओम। तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर तो जानती हो, तो यहाँ से जो V की वैल्यू आएगी, V की वैल्यू तो दे रखी है 6, I की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू 3, तो यहाँ से I आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस वाले सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर फ्लो होगा। 3 एम्पियर को हटा देते हैं क्योंकि वो करंट तो दोनों में सेम ही फ्लो होना है, और 2 ओम, इन दोनों से कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर। पूरे सर्किट में सीरीज में तो सेम करंट फ्लो होता है। अभी पूछ रहा है आपको पावर, तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं इसमें, I/R, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा होगा। तो I कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू कौन से वाले रजिस्टर पे पूछा है इन्होंने पावर, 2 ओम वाले पे, तो 2 ओम का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2 × 4 × 2 8, 8 क्या आएगी वॉट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। दूसरे केस में ये बोल रहे हैं कि 4 वोल्ट की बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, ये है बैटरी कितनी की, 4 वोल्ट की बैटरी है और 2 रजिस्टर है, ये क्या अपना ये, और दूसरा है अपना ये, अपना कितने रेजिस्टेंस है, एक है अपना 12 ओम और दूसरा है अपना 2 ओम। और यहाँ पे पावर किस पे पूछी गई है, इसी पे 2 ओम पर, 2 ओम पर सेम। तो ये बताओ इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट दोनों बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस सेम रहेगा, और वो कितना होगा 4 वोल्ट के बराबर ही होगा, 4 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पर पावर डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 20/R से, 20/R से पावर निकाल सकते हो ना, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो P इक्वल टू 20/R लगाओ, तो V कितना है यहाँ पर 4 का स्क्वायर अपॉन R कितना है 2 ओम पर पूछा है तो 2, तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16/2 यानी कि 8 वॉट। अब इसको निकालने का दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड है तो थोड़ा लेंदी पर मैं बताता हूँ इसको भी। ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया क्योंकि पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। सीरीज वाले में करंट सेम रहता है तो I/R वाला फॉर्मूला लगा। तो दूसरा ये हो सकता है कि आप इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो और इक्विवेलेंट निकाल के इसको रिप्लेस करो। तो 12 और 2 का इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल में, R इक्विवेलेंट कितना होता है, जो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये फॉर्मूला बताया था।
जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 यानी कि 12 इंटू 2 अपॉन 12 प्लस 2 यानी कि 14, तो 2 7 या 14, तो 12/7 आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप करंट निकाल सकते हो। करंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इनको आप रिप्लेस कर सकते हो, इन दोनों को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक रजिस्टर से, एक रजिस्टर से रिप्लेस करो, तो इससे कितना करंट फ्लो होगा, इससे कितना वो करंट फ्लो होगा, बताओ बताओ बताओ। इससे जो टोटल करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा V इक्वल टू आई आर लगा दोगे, V कितना है 4 और I कितना निकालना है, और R कितना है, R कितना है, R कितना है, R आपको बताना है। R तो ये अपने निकाल चुके हैं, R इक्वल 12/7, तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी 4 इंटू 7/12 यानी कि 7/3 एम्पीयर। ये इस करंट, इस सर्किट से टोटल करंट फ्लो होगा। टोटल करंट इतना। अब देखो मैं थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा और शॉर्ट किया जा सकता है, बट अभी मैं बताता हूँ, अभी ये मेथड बताते हैं। अब देखो, अब आपको पता चल गया इस सर्किट से टोटल करंट तो इतना फ्लो होगा, टोटल करंट तो इतना फ्लो होगा 7/3 एम्पियर, इतना फ्लो होगा। ये 12 ओम है, ये 3 ओम है, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा 7/3 एम्पियर, और बाद में भी 7/3 एम्पियर। बट यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2 में। V इक्वल टू आई आर, बिल्कुल सुना होगा आपने, V इक्वल टू आई आर, सुनाइए। अब दोनों में वोल्टेज तो सेम है, 12 ओम पर भी वोल्टेज है 4 वोल्ट का, और 3 ओम पे भी वोल्टेज है 4 वोल्ट का। तो देखो यदि वोल्टेज सेम है तो I किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R के, I R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, I R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से यदि मैं I1 अपॉन I2 निकालूँ, I1 तो ये 12 ओम में जो जा रहा है वो, और I2 जो दूसरे में यानी कि 3 ओम में जा रहा है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि R1 अपॉन R2 कर सकते हो। यहाँ पे I1 क्या था, जो 12 ओम में जा रहा है, तो R1 कितना हो जाएगा 12 ओम, और ये दूसरा कितना 3 ओम, तो यहाँ से I1 अपॉन I2 जो आएगा, I1 अपॉन I2 जो आएगा, तो ये R2 कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा 3 और R1 हो जाएगा 12, यानी कि 3 4 12 1/4, I1 अपॉन R2 आएगा 1/4, यानी कि I2 इक्वल टू 4I1। ऐसा होना भी चाहिए था क्या, I2 में ज़्यादा करंट फ्लो होना चाहिए था क्या, बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। ये गलती हो गई क्या, ये गलती तो हो ही गई है। ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, ये 2 था, टूटा 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 टूटा, हाँ तो ये 2 कर तो कोई बात नहीं, 12 तो 1/6 आएगा यहाँ पर, 1/6 आएगा। देखो यार ये थोड़ा मैं वापस इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व कराऊंगा आपको एक बार, और ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, और मैंने थोड़ा इसको लेंथी मेथड से चूज किया, पर दूसरा मेथड भी मैं अभी आपको बता दूँ। एक तो मेथड बताया कि सबसे इजी वाला यूज़ करो यार, दूसरा मेथड। तो ये देखो I2 इक्वल टू 6I1 आ रहा है, तो ये बात होनी भी चाहिए था क्या, बिल्कुल, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि I2 कितना है 2 ओम है, मतलब सॉरी R2 कितना है 2 ओम, यदि इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होनी चाहिए थी, जो कि हो भी रही है, कितनी 6 टाइम करंट फ्लो हो रही है I1 के कंपेरिजन में, बिल्कुल सही है। और I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, वो टोटल I है ना, और टोटल I कितना था अभी 7/3 एम्पियर, 7/3 एम्पियर। तो यहाँ से I2 की जगह 6I1 लिख सकते हो, I2 की जगह 6I1 लिख दो, लिख दिया 7/3 एम्पियर। तो 7I1 कितना आ जाएगा 7/3 एम्पियर, तो I1 कितना आ जाएगा, I1 आ जाएगा 1/3 एम्पियर। I1 यानी कि इस वाले से तो 1/3 एम्पियर करंट पास हो रहा होगा, इससे 1/3 एम्पियर हो रहा है I1, तो I2 कितना हो जाएगा, यदि I1 इतना है तो I2 कितना हो जाएगा, I2 6I1 है ना, I2 6I1 है, तो I2 कितना हो जाएगा 6I1 कितना है 1/3, तो 3 6 यानी कि I2 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। I2 यानी कि I2 इस वाले से तो 2 एम्पियर निकल रहा है, और दूसरे वाले से निकल रहा है 1/3 एम्पियर। और अपने को निकालनी थी पावर, तो पावर का ये फॉर्मूला मैं लगाना चाह रहा था I/R। तो यदि आपको निकालनी है पावर 2 ओम से निकालनी है ना, तो I इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 का स्क्वायर कर दो इंटू R कितना है 2, तो यहाँ से 2 2 4 इंटू 8, ये 8 आ गया, और 8 अपने शुरू में निकाल लिया था, शुरू में ही निकाल लिया था, कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था ना, P इक्वल टू V²/R, क्योंकि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कितना था 4 का स्क्वायर अपॉन R यानी कि 2 के पूछा था 16/2 यानी कि 8 यहाँ से भी निकला वहाँ से भी निकला। तो वापस एक बार इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको। इसने बोला था कि अपने को एक पावर निकालनी है किसके थ्रू, 2 ओम रजिस्टर के थ्रू। तो एक बार तो इसने क्या किया है 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी थी, सेकंड पार्ट बता रहा हूँ ओनली। तो इन्होंने 2 रजिस्टर कैसे लगाए, पैरेलल में लगा दिए थे, एक था 12 ओम और दूसरा था बच्चों 2 ओम। और ये पूछ रहे हैं कि 2 ओम के अक्रॉस कितनी पावर होगी, 2 ओम के अक्रॉस पावर कितनी होगी, 2 ओम के अक्रॉस।
तो देखो दोनों पे वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा, ए और बी, क्योंकि दोनों क्या पैरेलल में, दोनों पैरेलल है तो वोल्टेज डिफरेंस सेम है। तो इसमें डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से वोल्टेज कितना है दोनों के अक्रॉस वोल्टेज, तो 4 ओम है, तो 4 स्क्वायर अपॉन आर कितना है इसका 2। तो यहाँ से जो पावर की वैल्यू आएगी 16/2 यानी कि 8 आ जाएगी, 8 वाट। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था। दूसरा वाला थोड़ा लेंदी करके बता दिया। लेंदी करने का भी एक मकसद था ताकि आप समझ पाओ कि जब वोल्टेज यदि पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज सेम रहेगा बट करंट डिफरेंट हो जाती है। यदि यहाँ से टोटल आई करंट गई तो वो डिवाइड हो जाती है I1 और I2 में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और यदि वोल्ट V इक्वल टू आई स्क्वायर आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, मतलब यदि वोल्टेज सेम है तो जो करंट डिवाइड होगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी। मतलब जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी करंट कम, जितना रेजिस्टेंस कम उतनी करंट ज़्यादा, ऐसे डिवाइड होती है वो, ऐसे डिवाइड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यदि I1 और I2 का रेशियो यदि निकालोगे तो I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, मतलब रेजिस्टेंस की इनवर्स प्रोपोर्शन होगी ना, मतलब जो रेजिस्टेंस की इनवर्स प्रोपोर्शन, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गए, तो देखो ये कितना I2 कितना है, समझ आ गया। ये बस मैं बताना चाह रहा था कि जब वोल्टेज सेम होता है तब क्या चक्कर होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं यहीं पे बता दूँ, आपको क्लियर कर दूँ। एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा बच्चों, जोर से बोलो, अरे प्यारे बोलो, अरे मिलकर बोलो। ये चीज़ और यदि रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं, कोई बैटरी है जिसका वोल्टेज वी है, ये R1 है, ये R2 है, तो दोनों में करंट तो सेम फ्लो होती है, यहाँ से भी आई निकलेगी, यहाँ से भी आई और यहाँ से भी आई, सब जगह आई निकलेगी। तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर जानती हो आप, V इक्वल टू आई आर जानती हो आप, तो आई तो सेम है दोनों में, तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होती है इनमें, वोल्टेज आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। यदि वोल्टेज ड्रॉप डालना हो तो वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। समझ में आ गई। वहाँ पे करंट के साथ तो इन्वर्स रिलेशन था, जबकि वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बस इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच यूज मोर एनर्जी, ए 20 वाट टीवी सेट इन 1 आवर। तो एनर्जी पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो होती है। तो एनर्जी कितनी आएगी, पावर इनटू टाइम, यही तो होगी एनर्जी। तो फर्स्ट वाले केस में पावर कितनी है 250 वाट और टाइम कितना है 1 आवर। आवर को चेंज करना पड़ेगा आपको सेकंड में, तो 1 आवर में कितनी सेकंड होती है 3600। ओके, तो इनको जब आपस में सॉल्व करोगे तो 250 इंटू 3600 यानी कि 123 और ये 25 सिक्स 150, 25 सिक्स 150, यही हो गया। है ना, ये हो जाएगा 90। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 10, 9 इंटू 10⁻5। फर्स्ट में इतनी पावर ये आ रही है एनर्जी, और ये किस में आ रही है जूल में, जूल में। नेक्स्ट वाले केस में जो एनर्जी होती है पावर इंटू टी, सेम फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट वाले में पावर कितनी है 1200 वाट और टाइम कितना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब कितना हुआ 10 इंटू 60 इतनी सेकेंड। तो यहाँ से आएगी 12 सिक्स 72, 72 इंटू 10⁻4 और इसको पॉइंट लगा के सॉल्व करो 7.2 इंटू 10⁻5। अब बताओ किस में एनर्जी ज़्यादा है, किस में मोर एनर्जी यूज हुई है, फर्स्ट केस में या सेकंड में। फर्स्ट केस में ऑब्वियसली दिख रही है 9 इंटू 10⁻5, जबकि यहाँ पे 7.2। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ इतना करंट फ्रॉम सर्विस मेन 2 आवर्स। ओके, इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना 8 ओम है, कितना करंट ड्रॉ करता है आई 15 एम्पियर सॉरी। टाइम कितना लगता है इसको 2 आवर, आर को चेंज करना पड़ेगा आपको सेकंड में, तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा तो ये 3600 इंटू 2, टाइम आ जाएगा 7200 सेकेंड। ओके, ये वाली बात हो गई। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो हीट डेवलप्ड बतानी है आपको, हीट कितनी डेवलप होगी, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी लगा सकते हो, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वी लगा सकते हो। बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाओ फर्स्ट वाला। आई कितना है 15 का स्क्वायर, आर कितना है 8, टी कितना है 7200 सेकेंड। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी किस में आएगी जूल में,
जूल में वैल्यू आएगी 225 हो जाएगा, इंटू 8 इंटू 7200। इसको सॉल्व कर लो, वही वैल्यू हीट की आएगी यहाँ से। इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हीट की होनी चाहिए रे बच्चे, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नेक्स्ट सेट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फॉलोइंग को एक्सप्लेन करो। व्हाई इज द टंगस्टन यूज मोस्टली एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप। इलेक्ट्रिकल लैंप बनाने के लिए टंगस्टन का क्यों यूज किया जाता है, ऐसे क्या खास बात है टंगस्टन की। एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई है, यानी कि, और इसका रेजिस्टेंस भी हाई है। और अपन चाहते क्या है इलेक्ट्रिकल लैंप में, यही तो चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो, जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाए और लाइट एनर्जी की वजह से लैंप ग्लो करने लग जाए। तो एक तो इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी, क्योंकि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, ठीक है, हीट ज़्यादा तो ग्लो भी ज़्यादा होगा। एक तो ये बात। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है ना ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट यदि हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट यदि हाई होगा तो जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ये वायर मेल्ट नहीं हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बी, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयंस मेड ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल। तो ब्रेड का जो टोस्टर होता है या फिर इलेक्ट्रिकल आयंस होती हैं, तो उनमें प्योर मेटल की जगह पे अलॉयज का क्यों यूज किया जाता है। इजी बात है, इजी पीजी, क्योंकि अलॉयज का एक तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी बात, और जो मेन बात है वो है कि अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू रो होता है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी कि हीट जनरेट भी ज़्यादा होगी। हीट जनरेट ज़्यादा होगी इसका मतलब वो अपने हीट जनरेट, और इसका काम ही क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस का क्या काम है, हीट जनरेट करने का ही है, बस ये तो है। वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट के लिए सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं किया है, नंबर एक बात। यदि आप सीरीज अरेंजमेंट यूज करोगे तो यदि कोई एक डिवाइस फ्यूज हो गई, जैसे कि सीरीज कनेक्शन में लगे हुए 3-4 डिवाइस है, ये लैंप है, इलेक्ट्रिकल लैंप है कोई, ये बल्ब है, ये हीटर है, और ये कुछ, और हीटर गलती से खराब हो गया। हीटर खराब हो गया तो बाकी डिवाइस भी नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन था, एक डिवाइस खराब होते ही पूरा सर्किट का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और बाकी डिवाइस भी वर्क नहीं कर पाएंगे। नंबर एक तो रीज़न ये हो गया कि एक चीज़ खराब होने से पूरी चीज़ खराब हो जाएगी। जैसे कि दिवाली पे डेकोरेशन के लिए जो झिलमिल लगाई जाती हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ खराब, एक भी कोई खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा खराब हो जाता है, पूरा पूरा खराब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आएगी नंबर एक। नंबर दो कि देखो इन सब में वोल्टेज ड्रॉप भी डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, तो जितने वोल्टेज की इनको ज़रूरत होगी उतनी वोल्टेज इनको मिल नहीं पाएगी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम होता है बट वोल्टेज ड्रॉप तो डिफरेंट होता है ना हर एक पर, हर एक डिवाइस पे वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट हो जाएगा। यदि वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट हो जाएगा तो जिस डिवाइस को जितने वोल्टेज ड्रॉप की ज़रूरत है उतने मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप किस पर डिपेंड करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो ये तो अपन नहीं चाहते ना बच्चों, ये तो नहीं चाहते। जितना वोल्टेज ड्रॉप उनको रियली में डिवाइस को चाहिए उतना मिलना चाहिए ना, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं मिल पाएगा, इस वजह से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हाउ डज वाई डज में हाउ डज, तो कैसे वेरी करता है, जब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, आर इक्वल टू रो एल वाई ये होता है। तो जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा, ए यदि बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा। वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर का यूज क्यों होता है, क्यों होता है बच्चों, क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों की रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है, यानी कि रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो इनके अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर। आर कम होगा तो आर कम होगा, आर कम होने की वजह से क्या होता है, आर कम जितना होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा इनकी वजह से। और अपन यही तो चाहते हैं, क्योंकि यही तो चाहते हैं बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो मतलब रेजिस्टेंस कम से कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, जो करंट के फ्लो को अपोज करे। तो यदि आर ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो का अपोजिशन ज़्यादा होगा, अपन नहीं चाहते अपोजिशन हो, इसलिए ये इनके आंसर है, आप पढ़ लेना। Several electric bulb designed to be used on 222 electric supply are rated 10 watt। 10 watt इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कई सारे बल्ब लगाए गए। How many lamps can be connected in parallel series with each other across the two wires of 220 volt। अच्छा,
ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल लैंप लगाए गए हैं पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में लगाए गए हैं, सब पैरेलल में लगाए गए हैं। ठीक है, ये पैरेलल में लगाए गए हैं। तो पूछ रहे हैं कि कितने लैंप लगाए जा सकते हैं ताकि उनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप तो कितना हो 220। और देखो पैरेलल में सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ए और बी जो जो पॉइंट है उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप तो सेम ही रहेगा। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 वॉट की है ना, ये 10 वॉट है, 10 वॉट, 10 वॉट रेटिंग है क्या रहेगी? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है क्या? होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता बच्चों? होता है कि नहीं होता? यहाँ से आर की वैल्यू यदि निकालना चाहोगे, हर एक रेजिस्टेंस की यदि वैल्यू निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते तो हो यार, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? और दूसरी बात, वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। वी इक्वल टू आई आर भी होता है, वी इक्वल टू आई आर भी होता है। और पी की वैल्यू आई आपसे क्या पूछा है कि कितने लैंप लगाने चाहिए ताकि इनके अंदर से मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट पास हो सके, तो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट निकलना चाहिए। वी इक्वल टू आई आर ये होता है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो कि आप आर इक्विवेलेंट, यदि वी कितना है 220, आई कितना निकल रहा है? आई निकल रहा है 5, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकलेगा आपका 20/5। 5 4 जा 40, सॉरी 5 4 जा 20 और 5 4 मतलब आर इक्विवेलेंट आना चाहिए आपका 44। आर इक्विवेलेंट 44 आना चाहिए, आर इक्विवेलेंट 44 आना चाहिए। ओके, अब P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। क्यों P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर क्यों लगाएंगे ये बताओ मुझे? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ही तो सेम है सबके अक्रॉस, आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा दिया आपने। लगा तो कोई बात नहीं। पावर कितनी है हर एक की? 10 वॉट, 10 वॉट की ना। ये देखो 10 वॉट, ठीक है। वी कितना है? 220 का होल स्क्वायर। आर कितना है निकालना, मतलब ए का रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो आर निकालोगे तो वो कितना आएगा? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 यही तो आएगा। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो मतलब आर एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया 22 का स्क्वायर होता है 484, ये आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ आपके दिमाग में भी आएगी, मज़ा आएगा। देखो इन सबको मिला के अपने को कितना लाना है? अब ये नहीं पता कितने बल्ब होंगे, एन मान के चलो, एन तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। यदि हर एक का अपने को रेजिस्टेंस पड़ रहा है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 4840 इतना है हर एक का रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए इनका? इतना आना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए आर बाई एन होगा कि नहीं होगा? सबका रेजिस्टेंस सेम है और अपने को एन रेजिस्टेंस माना के चलिए, मान के चलिए एन रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? 44। ठीक है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट आना चाहिए 44, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 4840, और एन की वैल्यू अपने को निकालनी है, मतलब कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, 4840/44, 41 1 जा 44, कैरी आएगी 4, तो यहाँ से 41 1 जा 44, 110, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। एन की वैल्यू 110, तो मतलब 110 रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ेंगे। इतने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so how you would connect 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has resistance of 9 ohm। कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 9 ओम आना चाहिए, आप कैसे इनको कनेक्ट करोगे? तो देखते हैं इनको कैसे। नंबर 1 कनेक्शन आप कैसे कर सकते हो? 3 रजिस्टर है ना 6 ओम के, तो 3 ऐसे करके कनेक्ट कर दो, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में? 18 आएगा। 18 तो नहीं चाहिए अपने को, ओके। एक तो चाहिए 9 ओम, एक चाहिए 4 ओम, तो 9 ओम या तो ऐसे करके देखो, दूसरा ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि दो दो तो सीरीज में ऐसे और एक इनके पैरेलल में। इनका कितना आएगा इक्विवेलेंट? इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 12, और इसका मिलाएंगे 12 और 6 का, तो 12 × 6 अपॉन 12 + 6, 12 + 6, ये कितना आएगा? 12 × 6 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 4 ओम आ गया। मतलब 4 ओम के लिए तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? 2 को तो सीरीज में और एक को उनके पैरेलल में। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि 2 को तो पैरेलल में जोड़ो, एक 6 2 को पैरेलल में जोड़ो और एक को इनके सीरीज में जोड़ दो ऐसे, तो इन दोनों का तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 का 6/2, तो ये हो जाएगा 3, तो एक तो हो जाएगा 3 और साथ में कितना है 6, तो 6 और 3 9, तो 9 के लिए ऐसे कर सकते हैं।
समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो कैसे कैसे जोड़ सकते हैं ये बता दें। अच्छा, 3 रजिस्टर को जोड़ने की मैंने मेथड बताया कि आपको समझ में आई, वापस बताऊँगा, मैं वापस बताऊँगा। कोई भी 3 रजिस्टर हैं जिनके मान के चलो R1 R2 R3 3 रजिस्टर हैं यहाँ पे, इनको आप कैसे कैसी मेथड से जोड़ सकते हो मैं बताता हूँ इसकी मेथड। नंबर 1, तो तीनों को सीरीज में जोड़ दो, ये जोड़ दी R1 R2 एंड R3। नंबर 2, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, R1 R2 और R3। नेक्स्ट, 2 को तो सीरीज में जोड़ो, 1 को इनके पैरेलल में जोड़ दो, ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R3। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट ये कर सकते हो कि 2 को पैरेलल में जोड़ो और 1 को उनकी सीरीज में जोड़ दो, ये R1 R2 और ये हो जाएगा R3। तो ऐसे कर, इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रजिस्टर को इन 4 तरीके से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी 176 रजिस्टर in parallel are required to carry 5 एम्पियर ऑन 2 वोल्ट। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना होना चाहिए, क्योंकि टोटल वोल्टेज इतनी वोल्ट है और टोटल करंट इतना है। तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर से आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो V कितना है 220, आई कितना है 5, आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालो। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44 आई। और अपन क्या चाहते हैं कि 176 की रजिस्टर जोड़े जाए ताकि उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाए, इक्विवेलेंट आना चाहिए 44। तो 176 की जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, ऐसे आप जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, ऐसे कर करके एन रजिस्टर आपने जोड़ दी। तो एन रजिस्टर यदि पैरेलल में जुड़े हुए तो उनके कितना हो जाता है टोटल 176/n, और उनकी इक्विवेलेंट आना चाहिए 44। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी 176/44, इनको सॉल्व कर लो। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि आपको 4 रजिस्टर 176 के पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, तब उससे 220 वोल्ट पे 5 एम्पीयर करंट निकलेगी, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 44। A battery of 9 volt is connected in series with इसके how much current would flow through the 12 ohm resistor। अच्छा 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 अच्छा, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 और ये 12, सब जुड़े हुए हैं सीरीज में, 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, सब सीरीज में 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। आप एक बार बताओ बच्चों कि 9 वोल्ट की बैटरी से सब सीरीज में जुड़े होंगे, मतलब सबसे करंट तो सेम ही पास हो रहा होगा, करंट तो सेम होगा। चाहे आपसे किसी भी रजिस्टर से पूछ लेता है, भले वो 0.2 से पूछ लेता है, 0.3 से, 0.4 से, सबसे करंट तो सेम ही पास होगा। और करंट कितना होगा, V इक्वल टू आई लगा दो। तो R आपको चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। तो R इक्विवेलेंट कैसे लगाओगे, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ठीक है, 0.9 0.5 1.4, यानी कि आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 13.4। आर इक्विवेलेंट कितना आया 13.4। और वी कितना है अपना, वी कितना है, वी कितना है, वी कितना है, वी कितना है, कितना वी कितना 9 वोल्ट है। तो 9 वोल्ट यहाँ से वैल्यू पुट करो, 9 इक्वल टू आई इंटू 13.1। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू है वो 9/13.1 एम्पियर आ जाएगी, 9/13.1 आ जाएगी। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, एक अननोन रजिस्टर है R, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई गई है जिसका जो वोल्टेज है 12 वोल्ट है। इज देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब समझते हो आप, मिली एम्पियर का मतलब समझते हो, आई इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इस रजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, V इक्वल टू आई लगा दो, V कितना है, आई कितना है, आर कितना है, V निकाल दो, V तो आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी, आई कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ और आर की वैल्यू पूछी तो यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कर लोगे ना बच्चों। 12/2.5 इंटू 10⁻³ यानी इसको बस सॉल्व करना है आपको। ये भी नहीं कर पाओगे क्या यार, ये तो कर लो यार, इतना मत करो मुझ पर अत्याचार।
यहाँ देखना तुम्हें से द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लो इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। ओके, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। ओके, वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप ग्राफ पेपर लोगे, इसमें प्लॉट करोगे। आई कितना है, इनिशियली आई 0.5, फिर 1, फिर 1.5, नहीं 2, फिर 2, फिर 3, ऐसा। और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितनी आ रही है, यहाँ पे 3.4 थी, फिर 6.7 हो गई, और फिर 10.2 हो गई, फिर 13.2 हो गई। बताओ यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इनके बीच क्या 6.7 में से 3.5 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 3.3। इनके बीच का डिफरेंस देखो 10.2 और 6.7 के बीच में माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5.5। इनके बीच का डिफरेंस देखो 13.2 और 10.2 के बीच का डिफरेंस है 3। ओहो 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 ओहो, ये कितना गलत कर दिया अपने। ये 3.5 होगा ना, ये 3.5 होगा ना, अच्छा ये 3 होगा। तो देखो अब अपने क्या देखना है, इनके ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। प्लॉट द वी एंड आई ग्राफ एंड कैलकुलेट द रजिस्टर ऑफ दैट रजिस्टर। तो इस रेजिस्टेंस का रजिस्टर बताना है अपने को, कितना रेजिस्टेंस है इनका। तो इसके लिए आपको करना क्या है, करना तो कुछ भी नहीं है, करना तो कुछ भी नहीं है। ये ग्राफ प्लॉट कर लिया ना, तो ग्राफ की जो स्लोप होती है, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जो ग्राफ की स्लोप होती है, स्लोप वो क्या देती है आपको, वो ही तो देती है रजिस्टर, वही तो देती है रजिस्टर। तो वही चाहिए अपने को, वही चाहिए अपने को, वही तो चाहिए। यहाँ से 10.2 था, ये थोड़ा सा शायद गलत है। हाँ ये गलत है, तभी मैं कहूँ यार डिफरेंस सेम क्यों नहीं आ रहा, ये गलत है बच्चों। आई जब 0.5 है, मैं वापस लिख रहा हूँ, आई जब 0.5 है तो वोल्ट है 1.6। जब ये 1.0 है तब ये 3.4, जब ये 2.0 है तब ये 6.7 है। तभी मैं कह रहा था इनके बीच का डिफरेंस तो सेम ही रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि तभी तो एक दूसरे के, ये जब 4 है तब ये 13.2 है, ऐसे करके, ऐसे है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे, और यहाँ से आपको यदि पूछा है रजिस्टर की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, आर कितना होता है, मैंने जब सॉल्व कराया था तो बताया था, वी बाई वी इक्वल टू आई आर, ये चीज़ याद रखो। आर कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई तो आर हो जाएगा, तो वी टू माइनस वी वन अपॉन आई टू माइनस आई। वी टू माइनस वी वन होता है लास्ट वाली, वी टू माइनस वी वन लास्ट वाली डिफरेंस करें, तो लास्ट वाला कितना है 13.2 फाइनल वी टू, और वी वन कितना है 7.6, वी टू माइनस वी वन अपॉन 4.0 माइनस 0.5। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, ये आर की वैल्यू आती है, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉपर वायर हैज डायमीटर इतना एंड रेजिस्टिविटी इतनी, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस इतना ओम। तो आर इक्वल टू रो एल वाई होता है, होता है बिल्कुल। आर कितना है 10, रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸। एल कैलकुलेट करना है, ए एरिया 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 ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आप, पाई बाई 4 डी स्क्वायर से। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर क्या होता है डी बाई 2 होता है, तो यहाँ से पाई और डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। डी कितना, डायमीटर कितना है 0.5 mm, 0.5 mm का मतलब -3, इतना स्क्वायर। इससे एल कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आपकी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। और यदि लेंथ आ गई एक बार लेंथ आ गई तो हो गया धमाका। कैसे कैसे सर धमाका कैसे हो गया, क्योंकि इसने जो दूसरा पार्ट पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। यदि डायमीटर डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, सिंपल सी बात, आर टू निकालना है आपको, आर टू निकालना है, तो रो एल बाई ए उसका ही फॉर्मूला होगा। अब देखो लेंथ यहाँ से निकल चुकी होगी, एरिया देखो, एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, एक अच्छी सी बात बताता हूँ, आपको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बताएगा, डायरेक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो देखो यदि डायमीटर क्या हो गया, यदि डायमीटर हो गया कितना, डायमीटर इसका डबल हो गया, डायमीटर डबल होने का मतलब एरिया कितना होगा 4 टाइम्स हो गया ना पाई, तो डायमीटर डबल कर दिया 2d स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये 4 टाइम्स हो गया ना एरिया, यदि 4 टाइम्स हो गया, यदि एरिया 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा।
यदि एरिया 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आर इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इनिशियली आर कितना था 10, अब आर कितना हो जाएगा 10/4। डायरेक्ट कैलकुलेशन। क्या मजा आया क्या? बोलो ना बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? बता दो बता दो बता दो। अरे शर्मा मत यार, शर्मा मत यार, इतना शर्मा के नहीं है प्यारे प्यारे बच्चे, इतना शर्मा के थोड़ी। डायरेक्ट बताते मजा आया कि नहीं आया। आया होगा मेरे हिसाब से, आया होगा। यदि आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो। आर इक्वल टू रो एल बाई ये फॉर्मूला लगाना, एल आपको पता है, रो आपको पता है, एरिया आपको पता चल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के डी भी पता है इसमें, और ये भी पता है, सब चीज़ें कैलकुलेटेड है इसका, निकाल लेना। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड? आ गया। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड? अरे यार, कनेक्टेड इन सर्किट ऑफ टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो आप वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हो? तो वोल्ट मीटर लगाया जाता है बच्चों, जहाँ का भी वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में, उसके पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट मीटर लगाया जाता है, उसके पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। अच्छी बात है। तो वोल्ट मीटर तो इसके पैरेलल में लग जाएगा, वोल्ट मीटर तो इसके पैरेलल में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाना चाहिए पैरेलल में। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियली होना चाहिए इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली होना चाहिए वेरी हाई, प्रैक्टिकली होना चाहिए वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंडक्टर वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ। दो कंडक्टर वायर हैं जिनकी लेंथ सेम है, ये एल है ये एल है, एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर भी सेम है। डायमीटर सेम होने का मतलब π/4d², एरिया यही तो होता है। यदि डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा, मतलब इसका भी एरिया ये है, इसका भी। ठीक है, अच्छी बात है। फिटेड फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले इनको सीरीज में जोड़ो, ठीक है सीरीज में जोड़ लेते हैं। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब यही तो हुआ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ, क्योंकि लेंथ और एरिया सेम हो सकता है कि मटेरियल अलग होगा, ऐसा है नहीं। सेम मटेरियल पहले लिख दिया, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। पहले इनको सीरीज में जोड़ा गया, देन इनको पैरेलल में जोड़ा गया सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस माना कि V है, पहले इनको सीरीज में जोड़ा गया, फिर जोड़ा गया पैरेलल में, आर पैरेलल में जोड़ा। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा 2R, और यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेशियो है वो R/2 आएगा। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो हीट प्रोड्यूस इन दोनों में क्या कैसे डिपेंड करेगी? तो यहाँ से हीट कितनी हो जाएगी, H=V²/RT, यही होती है, H=V²/RT यही होती है, क्योंकि ये क्या वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है ना, वोल्टेज सेम है V, इसमें भी एक ही हो जाएगी। दूसरे में जो होगी H=V²/RT, यहाँ पे भी ये होगी। दोनों में R इक्विवेलेंट कितना है? पहले में तो R इक्विवेलेंट है 2R, तो H1 कितना है V²/2R × T, H1 इतना है। H2 कितना है V², यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना है R/2 × T। समझ आ गया? तो यहाँ से H2 में जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स V²/R × T। तो H2 तो 2 टाइम्स V²/R × 2 है, और जो H1 है 1/2 V²/R × T। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतना, इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग इतनी है, तो P = V²/R, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। When it is operated at इतने वोल्ट, यदि इसको द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अच्छा, फर्स्ट केस में पावर निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे? 220 का होल स्क्वायर अपॉन R, यहाँ से पावर तो दे रखी है 100, और R तो ये R है। दूसरे केस में पूछा है पावर, पूछी पावर, और आपको वोल्टेज दे रखा है, और R तो सेम रहेगा क्योंकि बल्ब सेम है, बल्ब सेम है, दोनों का रेशियो ले लो। तो 100/P = 220/110 का होल स्क्वायर। तो 100/P = 2 × 4, यहाँ से P कितना आ जाएगा 100/4, यानी कि 25, P आ जाएगा 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती? तो P के फॉर्मूले याद करो, P = I² भी होता है, P = V²/R भी होता है, और P = VY भी होता है। ऐसे ही हीट का यदि फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको, तो I² R × T भी होता है फॉर्मूला, P = V²/R × बस T का मल्टीप्लाई करते चलो, ये हीट है, सॉरी हीट है, और ये होता है VITV, ये 3 फॉर्मूले होते हैं हीट के। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? सेकंड वाला फॉर्मूला मुझे नहीं लग रहा, I² लिखा है, बट I² R होना चाहिए था, बट IR² लगा है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। अच्छा, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस था R, इसको 5 इक्वल पीस में काट दिया गया।
तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ओके, एरिया सेम है, एरिया के बारे में कुछ बात नहीं करी तो मतलब डायमीटर में चेंज नहीं करने, मतलब एरिया सेम है, रो भी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। तो लेंथ यदि जितनी टाइम्स कम करते जाओगे रेजिस्टेंस भी उतने टाइम कम होता जाएगा। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टर कितना होगा आर बाई फाइव। यदि पार्ट में इसको काट दोगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टर आर बाई फाइव, तो इसका आर बाई फाइव 5 पार्ट्स में कट कर दिया। ओके, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पांचों पार्ट अब पैरेलल में जोड़ दिया आपने। 3 4 और 5, हर एक का रेजिस्टेंस आप मान लो एक्स है और एक्स की वैल्यू कितनी है ये तो आपको बताइए, एक्स की वैल्यू आर बाई फाइव है हर एक। तो जब पांचों को सीरीज में जोड़ोगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा एक्स बाई फाइव। और एक्स की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है, एक्स की वैल्यू आर बाई फाइव है। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे आर बाई 25, आर इक्विवेलेंट आर बाई 25 हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर बाई 25 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में पहले कितना रेजिस्टेंस था आर, पहले आर था अब हो गया आर डैश, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको आर डैश नाम दिया गया आर इक्विवेलेंट। तो आर बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा वो पहले तो आर था अब आर बाई 25 हो गया, यानी कि 25:1 इसका रेशियो आ जाएगा, 25:1। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम इतनी वोल्टेज लाइन, इतनी वोल्टेज लाइन से 5 एम्पियर करंट लेगी, कितनी आई कितना है 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, पावर निकालनी है तो P इक्वल टू वी आई लगा दो फटाफट, वी कितना है, ये कितना है, तो ये 1100 वाट पावर आ गई। एनर्जी कंज्यूम निकालनी है तो E इक्वल टू पी इंटू टी होता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो ये 1100 वाट थी और टाइम कितना है 2 आवर्स, आवर्स का मतलब इसको कर लो सेकेंड में कन्वर्ट, 1100 इंटू 7200 इनको कर लो मल्टीप्लाई 10⁴ यानी कि 7.92 इंटू 10⁶, इतनी जूल पावर आ जाए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाए। What determines the rate at which energy is delivered by a current? What determines the rate at which energy is delivered by the current? तो रेट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी होती है पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हेंस रेट ऑफ इट्स पावर इज डिलीवर्ड बाय करंट इज पावर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को इसने पूछा है, इसको क्या क्या बोलेंगे शॉर्ट में, इसने यही पूछा है तो इसको बोलेंगे पावर। क्वेश्चन नंबर 29, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस इतना टेक इतना करंट, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन कितने सेकंड, H इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर टी, इसमें दे रखा है करंट तो आई स्क्वायर बाई आर टी लगाओगे, इसमें वोल्टेज की कोई बात ही नहीं हुई, लगा दो फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर कितना है 20, टी कितना है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में रखना होता है तो कोई कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो क्या बात है मज़ा ही आ गया मज़ा। ये हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁴ जूल, इतनी हीट है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग इतना कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, हीट जनरेटेड बतानी है बाय ट्रांसफरिंग इतना कूलम करंट और चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, तो आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट की बात करी गई है बच्चों, करंट की बात करी गई है तो करंट क्योंकि कूलम में दे रखा ना आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगा दूँ क्या मैं, घबराओगे तो नहीं, घबराओ मत जाना बच्चों, नहीं 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 ये फॉर्मूला लगाए क्या, दूसरा फॉर्मूला हीट क्या होता है P इक्वल टू वी आई टी, ये भी फॉर्मूला होता है तो यही लगा देते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज भी दे रखा है करंट भी दे रखा है और टी भी दे रखा है तो यही लगा देते हैं। वोल्टेज कितना है 50, आई कितना हो जाएगा Q अपॉन टी, आई इक्वल टू Q अपॉन टी होता है ना, इन 1 आवर, इन 1 आवर इतने कूलम करंट पास होता है कितने में 1 आवर में, और इतने टाइम पे हीट जनरेटेड पूछी है तो मतलब Q अपॉन टी में जो T है और यहाँ पर जो T है वो दोनों T सेम है, क्यों, क्योंकि इतना कूलम करंट पास होता है कितने 1 आवर में, और 1 आवर में हीट पूछी है बट ऐसा दिया होता कि 1 आवर में इतने कूलम करंट पास होता है, ऐसे दिया होता है, मैं दूसरा एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि इतने आवर में कितने में 1 आवर में इतना करंट, पर आपको जो हीट जनरेटेड पूछी होती है वो पूछी होती 5 आवर में कितनी हीट जनरेटेड होगी, तो आपको 5 इंटू 60 ये करना पड़ता है। अभी बस वो अकस्मात की बात है, यहाँ पे 5 वगैरह कुछ नहीं है, दोनों सेम है इसीलिए ये कट हो गए, इसीलिए ये टाइम पीरियड कम हुआ कट हो गए, पर ये याद रखना ये हमेशा कट नहीं होंगे, टाइम पीरियड हमेशा कट नहीं होंगे, हो सकता है वो 5 आवर में हीट जनरेटेड पूछता और इलेक्ट्रिक करंट देता कि 96,000 कूलम पास हो रहा है 1 आवर में, बट पूछ लेता कि 5 आवर में कितनी हीट जनरेट होगी, समझ रहे हो ना डिफरेंस, समझ लो अच्छी तरह से।
तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 550 इंटू 9600, यहाँ से ये जनरेटर की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 4 कॉइल रेजिस्टेंस की उनके बताना है आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा और लोएस्ट कब होगा। जब इन चारों को सीरीज में जोड़ दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा। 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, चारों को जोड़ दो सीरीज में, और सीरीज में यदि जोड़ दोगे, सीरीज में जोड़ दिया आपने तो आ गया 48 ओम, ये 48 ओम हो गया। अब लोएस्ट कब होता है, जब किन्हीं भी रेजिस्टेंस को, किन्हीं भी डिफरेंट रेजिस्टेंस को यदि सीरीज में जोड़ दोगे आप, यदि सीरीज में जोड़ोगे तो जो पैरेलल में जोड़ोगे, यदि पैरेलल में जोड़ोगे तो इनमें से जो सबसे लोएस्ट रेजिस्टर होगा ना, जो इनमें से सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम वैल्यू आती है इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस की। यदि माना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो 1 से भी कम आएगा, मतलब जो सबसे कम होगा उससे भी कम वैल्यू आती है यदि इक्विवेलेंट में जोड़ते हो तो चारों को इक्विवेलेंट में जोड़ दो और वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r। अब देखना ये वैल्यू आपको 4 से भी कम आनी चाहिए ना, 4 से भी कम आनी चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट की, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि मिनिमम से भी कम वैल्यू आती है। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12/22। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2, आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ जाएगा, मतलब जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो मिनिमम से भी कम आ रही है ना, मिनिमम 4 ओम था, 4 ओम से भी कम वैल्यू आ रही है, यानी कि 2 ओम आ रही है। एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ इतना, ए टोस्टर ऑफ इतना एंड वाटर फिल्टर ऑफ इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ इतना सोर्स। अच्छा, ये 100 ओम का टोस्टर है, ये इलेक्ट्रिकल लैंप है, और इतने ओम का ये टोस्टर है, और इतने ओम का ये फिल्टर है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लगे रहो। कितने वोल्ट की बैटरी से 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज 3 अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। अच्छा, ये तीनों मिलके कितना करंट ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो 1/r इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। फिर यहाँ से आएगा 500, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 1, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 16/500। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी आर इक्विवेलेंट की, वो कितनी 5 इंटू 100, 500/16, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकालनी है आपको इस सर्किट से, तो V इक्वल टू आई लगा दें। V कितना है 220, आई कितना है कैलकुलेट करना है, आर कितना है 125/4, यही है ना। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 220/125, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। ये करंट की वैल्यू तो पूछी थी आपसे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि इस वाली 220 वोल्ट से ही, 220 वोल्ट से ही एक आयरन जुड़ी हुई है जिसका रेजिस्टेंस आपको पूछा गया है, आर पूछा गया है, और ये बोल रहे हैं कि ये इतना ही करंट ड्रॉ करती है जितना इस सर्किट ने टोटल ने ड्रॉ किया था। तो इस सर्किट ने कितना करंट ड्रॉ किया था, तो ये कितना 44 इंटू 4/25 इतना करंट ड्रॉ किया था, यानी कि 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा 176/25, इतना करंट ड्रॉ किया था। तो V इक्वल टू आई लगा दिया, तो V कितना है इतना, आई कितना है ये अपने निकाल लिया, और आर पूछा है तो आर निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं वापस इस क्वेश्चन में समझाता हूँ कि ये तीन रेजिस्टर की पैरेलल में लगे हुए हैं, और कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं बच्चों 220 वोल्ट की बैटरी से। अब ये बोल रहा है कि पहले तो ये बताओ कि ये तीनों मिलके कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया और V इक्वल टू आई लगा दिया, तो इक्विवेलेंट टोटल करंट आ गया जो इनमें से पास हो रहा होगा, टोटल करंट आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इससे एक इलेक्ट्रिकल आयन यदि अपन जोड़ देते हैं इसी वोल्टेज से 220 वोल्ट से, जो कि इतना ही करंट ड्रॉ कर रही है जितना कि ये तीनों मिलकर ड्रॉ कर रहे थे, ये तीनों मिलकर कितना ड्रॉ कर रहे थे वो अपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि वो इन तीनों के इक्विवेलेंट के बराबर करंट ड्रॉ कर सके। तो V इक्वल टू आई लगा दिया, V तो सेम है उस आयन के लिए 220 वोल्ट आएगा, आई निकाल चुके हैं अपन इस सर्किट के लिए उतना ही ड्रॉ कर रही, तो आई भी आ गया। आर अपने को पूछा है तो आर निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, नहीं है, नहीं
नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि इनको पैरेलल में जोड़ा जाए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। पैरेलल में एक तो जोड़ रहे हैं 1 ओम को और दूसरा जोड़ रहे हैं अपन ये 106 नहीं है, ये 10⁶ है, ये 10⁶ है, यहाँ पे लिखते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट या फिर R इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस के लिए यदि R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो क्या होता है वो R1 × R2/R1 + R2 यही होता है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पहला है 1, सेकेंड है 10⁶, 1 + 10⁶। 10⁶ के कंपेयर में 1 को नेगलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10⁶, नीचे 1 को नेगलेक्ट कर दिया तो 10⁶ दोनों कट गए, R इक्विवेलेंट 1 आ गया, 1 ओम आ गया। फर्स्ट केस में 1 ओम आ गया। सेकंड केस में ये तीन रजिस्टर हैं, इनको पैरेलल में जोड़ा हुआ है, इनको 1 ओम है, 10⁻³ ओम है और तीसरा 10⁻6 ओम है। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/R1 + 1/R2 अपॉन प्लस 1/R3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 10⁻6 + 10⁻3 + 1 ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो इन तीनों को ऐड कर लो, 10⁻6 से डिवाइड करो, पर R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी 10⁻6 अपॉन 10⁻6 + 10⁻3 + 1। यदि इनको कैलकुलेट करोगे तब वैल्यू आपको जो भी आंसर मिलेगा वो वैल्यू आ जाएगी। बस 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 10⁻6 का मतलब समझते हो 1 2 3 5, 10⁻3 का मतलब समझते हो 1 2 3 1। इनको ऐड करोगे ये वैल्यू मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिलेगी 10⁻6 में इसका डिवाइड करोगे तो लगभग ये भी वैल्यू 1 के अराउंड ही आएगी, 1 से थोड़ी सी कम आएगी, पर क्योंकि ये नीचे जो वैल्यू आ रही है ऊपर की वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा है तो 1 से कम। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी। अच्छा, एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें क्या क्या है, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है, बैटरी ऑफ 3 सेल्स। अच्छा 3 सेल है इसमें, मैंने भी बताया था ना बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 सेल दे रखे ना, हर एक का कितना वोल्टेज है 2। तो इस बैटरी का ओवरऑल कितना वोल्टेज होगा 6 वोल्ट। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहले चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ऐसे करके ड्रॉ करना है, इतना वोल्ट ए 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर, 3 रजिस्टर है और इसमें एक की प्लग भी लगा रखा है जो स्विच जिसको बोलते हैं, और कनेक्टेड इन सीरीज, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। कौन 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये तीन, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 2 2 का 6। तो इसको ऐसे 6 लिख सकते हैं, ये 6 वोल्ट हो जाएगा। इन तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा तो ये बताया मुझे 12 और 8 20 और ये 25। तो इससे करंट निकाल सकते हो V = IR करके, बिल्कुल निकाल सकते हो। V कितना है 6, I कितना है निकालना है, R कितना है 25। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी 6 और 25। ये करंट आया, तो करंट तो सीरीज में सेम ही फ्लो होता है, करंट तो सीरीज में सेम ही फ्लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके बस इस सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा था। ये सेल हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं दो दो, यदि बैटरी में रिप्लेस करोगे तो तीनों सेल का इक्विवेलेंट निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके हैं। एंड आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन लगे जो कि आपको लगे कि पूछने चाहिए तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछ लेना।